Hello and good evening to all of you, my dear students. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। इस कॉम्प्लेक्स में इस चेन में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। एक 5वां कॉम्प्लेक्स भी होता है, 5th कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, लेकिन उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं मानते हैं। ये 5वां कॉम्प्लेक्स होता है। 5th कॉम्प्लेक्स इज नॉट कंसिडर्ड एज ETS कॉम्प्लेक्स, है ना। क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन 4 कॉम्प्लेक्स से डायरेक्ट चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जिसको आप लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हो, है ना। तो 5th कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हाइड्रोजन की पंपिंग होती है। हाइड्रोजन जो ये सारे कॉम्प्लेक्स पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था तो मैट्रिक्स से कुछ हाइड्रोजन को पंप किया गया था इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, बराबर। तो 5th कॉम्प्लेक्स पे ATP का फॉर्मेशन होता है और उस ATP को बनाने के लिए ऑक्सीजन की सहायता चाहिए। आप ऑक्सीजन लेते हो तो उस ऑक्सीजन का आपके बॉडी में क्या रोल है? ठीक है, तो वो ऑक्सीजन का रोल ये है कि ये 4th कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और इधर से हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा प्रोटॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। सो याद रखिएगा, 5th कॉम्प्लेक्स इज नॉट कंसिडर्ड एज द ETS कॉम्प्लेक्स। एट 5th कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। यहां पे ऑक्सीजन की सहायता से ATP बनेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बराबर है। 4th कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देता चलूं कि जो 4th कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ये 4th कॉम्प्लेक्स एक केमिकल है जिसको आप जहर बोलते हो, पॉइजन बोलते हो, साइनाइड। ये साइनाइड केमिकल जो है बच्चों, ये साइनाइड केमिकल अगर कोई खा लेता है तो उसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद हो जाता है। उसके सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और क्यों काम करना बंद कर देता है? क्योंकि साइनाइड की जो एफिनिटी है वो बहुत हाई एफिनिटी है 4 कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैव वेरी हाई एफिनिटी विद द साइनाइड, ठीक है। और जब साइनाइड के साथ जब हाई एफिनिटी है, जब वो बाइंड कर लेगा साइनाइड के साथ 4th कॉम्प्लेक्स, तब तो गया काम से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही बंद हो जाएगा उसका। 4th कॉम्प्लेक्स के साथ अगर बाइंड कर जाएगा तो ये एक प्रकार का जो साइनाइड होता है वो इनहिबिटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, क्योंकि ये साइनाइड के 4th कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, बराबर है क्या। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसको आप 4th कॉम्प्लेक्स कहते हो, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा 3rd कॉम्प्लेक्स से लेता बीच में एक और भी चीज होता था, मालूम है आपको क्या होता था? बीच में एक और भी चीज होता था, मालूम है आपको क्या होता था? 3rd और 4th के बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, है ना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां पे होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है वो यहां इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। तो साइटोक्रोम C को आप बोलते हो ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बोलते हो ना बच्चों कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना, बताओ। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहां से यहां, तो ये 4th कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन होता है? ऑक्सीजन। यह बात बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन होता है। A3 साइटोक्रोम A3 नहीं होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर। कल का मैं डायग्राम दिखाया हूं, कल वाली बात अगर आपको याद है, पूरे में रिएक्शन सेंटर में मैं बता करके बताया हूं
कि कॉम्प्लेक्स ए किसका बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बी किसका बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स सी किसका बना हुआ है। जो स्क्रीन रिकॉर्डेड करके मैंने कल का वीडियो जो मैं आपके पास भेजा हूं, वो पूरा अच्छे तरीके से मैं लिख करके पहले ही ऑलरेडी और आपको भेजा था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए अगर नहीं आपने देखा है तो। ठीक है, तो 4 कॉम्प्लेक्स को के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर तो ये जो है वो 4 कॉम्प्लेक्स पे साइनाइड आकर के बाइंड कर जाएगा, और बाइंड कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है यहाँ पे, ये 4 कॉम्प्लेक्स पे है ना। 5th कॉम्प्लेक्स में तो क्या मैंने बताया, 5th कॉम्प्लेक्स में तो ये साइटोक्रोम, यहाँ तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है 5th कॉम्प्लेक्स में। तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कितने कॉम्प्लेक्स है, तो 4 ही कॉम्प्लेक्स है ना। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1st कॉम्प्लेक्स का होता है ना। तो हाई एनर्जी से डायरेक्ट लो एनर्जी पे नहीं आ सकता, 4 कॉम्प्लेक्स पे नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन। NaDH का इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री मारता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। FADH इसको हम लोग बोलते हैं FADH सेकंड ये जो है ना, इसको और एक नाम दिया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, इसको बोलते हैं FADH कॉम्प्लेक्स, FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करेगा। पर मैं आपको बताऊं, यहां पे एटीपी बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन की पंपिंग नहीं होगी। 1st कॉम्प्लेक्स पे एटीपी को दिखाया जाता है, 3rd पे और 4 कॉम्प्लेक्स पे एटीपी को दिखाया जाता है, हाइड्रोजन पंपिंग को दिखाया जाता है। और जितने जगह जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे हाइड्रोजन को पंप करवाएगा, यहां पे पंप करवाएगा, यहां पे पंप करवाएगा। तो इसके लिए 3 एटीपी को आपको कहते हैं कि NaDH से 3 एटीपी बनता है, और FADH से 2 जगह पे पंप, यहाँ पे पंप नहीं लगा रहता हाइड्रोजन पंप। ठीक है, तो यहाँ पे करवाएगा, यहाँ पे कम करवाएगा, है ना। और ये सारे जो हाइड्रोजन इधर पंप हो रहे हैं वो फिर 5th कॉम्प्लेक्स से वापस आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो जो हाइड्रोजन गए हैं इधर से इधर पंप हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जब ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है वो नीचे की तरफ जब मूव किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हाई था, वो एनर्जी को लॉस किया है, वो हाइड्रोजन को दे दिया। फिर हाइड्रोजन वापस लौटेगा तो उसके एनर्जी को खींचेगा 5th कॉम्प्लेक्स, और उसको 5th कॉम्प्लेक्स उसको कन्वर्ट करेगा एटीपी में। कैसे करेगा उसको हम दिखाते हैं अभी। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4th कॉम्प्लेक्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, साइनाइड है। 4th कॉम्प्लेक्स में आयरन होता है, जब आयरन का बना हुआ होता है, Fe का बना हुआ होता है ना। और जब Fe अगर इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ेगा तो Fe+2 में हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर के Fe+2 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। साइनाइड की हाई एफिनिटी होती है बच्चों, आयरन का बना हुआ है। 5th कॉम्प्लेक्स एक होता है जहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। अब आगे देखो, मैं यहाँ एक छोटा सा आपको दिखाता हूं, इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इधर साइड में जो भी चीजें है बेटा, इस साइड में जो भी चीजें है ये मैट्रिक्स है। ये इस साइड में क्या है, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द व्हाट, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बराबर है, ठीक। ये जो साइड है, देखो इधर मैं लिखा हूं साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म है। और ये वाला जो हो गया वो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या है, ये है आपका जाकर के आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और ये जो हो गया वो इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये इनर हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो गया, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। अब इधर मैट्रिक्स है, यहां पे जो भी क्रेब साइकिल है ना, उससे जो भी NaDH बना है, FADH बना है, या बाहर से भी जो NaDH बन करके आएगा जो ग्लाइकोलिसिस में हुआ था, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आता है ना। और उसके बाद फिर इसकी पंपिंग होती है, इसको यही सिस्टम में डाल करके हम एटीपी बनाते हैं। तो देखो जो पहले चीज तो आपको NaDH से इलेक्ट्रॉन बनता है, 3 एटीपी बनता है ना, एटीपी। और FADH2 से 2 एटीपी। वो क्यों बनता है, वो कैसे बनता है, उसकी कहानी मैं आपको समझाऊं कि NaDH जो है, NaDH जब टूटेगा तो इसके NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था ना भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया था ना, याद है कि नहीं। वो पीछे मैंने तुमको आपको पहले बताया था, वो वाला सारा चीज है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन आया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर NAD+ को मिला था, फिर तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर वापस देगा। लेकिन ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आगे कॉम्प्लेक्स वन में, क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे मैच करता है, और इसका जो एनर्जी का पोटेंशियल है वो इससे सेकंड कॉम्प्लेक्स से मैच करता है। ठीक है,
तो अपने हिसाब से अपना एनर्जी के लेवल के हिसाब से अपना इलेक्ट्रॉन को उधर जाकर के रखा। अब ये इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा। ये भी यहां से भी इलेक्ट्रॉन जो यहां पे गया है इसको पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, बराबर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे काम नहीं हो सकता। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा तो नहीं कर सकते डायरेक्ट यहां से यहां जंप कर जाएगा, क्योंकि अगर आप छत पे से 4 फ्लोर का छत है, वहां से डायरेक्ट नीचे जमीन पे आओगे तो क्या होगा? क्या होगा सोचो, क्या होगा सोचो ना, समझ रहे हो ना? ऐसा ही सीन इधर भी है ना, कि ये डायरेक्ट एनर्जी तो स्टेप बाय स्टेप करके आएगा। तो यहाँ पे देखो कोएंजाइम क्यू होता है जो दोनों के लिए कॉमन है ना, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर इसके बाद थर्ड में जाएगा। तो फर्स्ट का सीधे थर्ड में जाएगा भाया कोएंजाइम क्यू, ठीक है, क्यू कोएंजाइम क्यू से। फिर सेकंड पे इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होगी, फिर फोर्थ पे प्रोटॉन की पंपिंग होगी, यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग होगी, यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग होगी। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन को खींचेगा, प्रोटॉन को दे देगा एनर्जी, प्रोटॉन इधर चला जाएगा, क्योंकि वन वे गेट होता है ये, तो एक साइड इधर चला जाएगा, अब ये वापस लौट करके नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोटॉन ने ले लिया, अभी इलेक्ट्रॉन नीचे आया, यहां भी पंपिंग, लेकिन सेकंड कॉम्प्लेक्स पे पंप नहीं लगा रहता, इसलिए यहां पे पंपिंग नहीं दिखाया जाता है। इसलिए मतलब दो ही इसका एटीपी कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो भी प्रोटॉन गया है इधर इस मेम्ब्रेन में, वो सारा क्या करेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाएगा। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस याद करो, तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। ये सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह से इधर से प्रेशर पड़ेगा अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में, तो सब अंदर आने का कोशिश करेंगे। आने का एक ही रास्ता होता है, F0 F1 पार्टिकल, जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के पास होता है। ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में ये वाला देखो, इसका हेड हो गया, ये वाला इसका हेड हो गया, और ये टेल इसके जुड़ा हुआ रहेगा मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से जब हाइड्रोजन आएंगे, तो चूंकि एनर्जी होगा इनके पास, हाइड्रोजन के पास, तो देखो ये क्या करेंगे, ये एनर्जी को रिसीव करेगा इसको, और एडीपी को देगा, और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा, बराबर है। और ये दो हाइड्रोजन आ गए इधर, ठीक है। ऐसे ऐसे बार बार हाइड्रोजन आएंगे, तो हर हाइड्रोजन पे एटीपी बनते चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन पे एटीपी बनता जाएगा। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 प्रोटॉन आ गया, और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन H2O बन गया। तो अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते तो भी यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो भी आपकी मृत्यु होनी थी। ऑक्सीजन नहीं लेने के बाद आदमी मर जाता है ना, क्यों मर जाता है भाई? क्यों डेथ कर जाता है आदमी का? यही कारण है, ठीक है, यही कारण है। अब फोर्थ कॉम्प्लेक्स, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज मैंने बताया कि साइनाइड भी कोई खा लेगा तो यही कॉम्प्लेक्स ब्लॉक कर जाता है, क्योंकि वो इनहिबिटर होता है ना, तो इस तरीके से वो कर देगा ना। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा। यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम बाइंड करके ये पूरा रिएक्शन को चलाता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनहिबिटर होता है, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आकर के बाइंड कर जाएगा साइनाइड, तो साइनाइड बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसेस को बंद कर देगा, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और इस तरीके से ऑक्सीजन का और इसका होता है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है ना। तो 2 प्रोटॉन, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को फाइनली इसने एक्सेप्ट किया, है ना। अब इसमें लास्ट में तो A3 होता है ना, लास्ट में तो A3 होता है, तो A3 नहीं है, A3 तो है तो रिएक्शन का लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टॉपेज है, लास्ट ये चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आई थिंक ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चों, कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में और बाकी जो भी चीजें है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक UQ दिखाया हूं, UQ मतलब इसको बोलते हैं यूबिक्विनोन, है ना। कुछ बुक्स में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यूबिक्विनोन क्या होता है। तो यूबिक्विनोन क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, साइटोक्रोम के पास भी भेजता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इंटरमीडिएट है। तो मुझे लगता है कि आपको अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और हम आपको अच्छा से रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।